जे मेरा काम करने जन यदि का करंट तो अपना काम करंट तो पता क्या राइट बॉल करे हो गया। चलिए सभी को नमस्कार है, गुड इवनिंग मेरे दोस्त। आ जाइए फटाफट। देवदत्त, सुनील कुमार ठाकुर, मुन्ना कुमार, संतोष जी, लाल मिश्रा, ठीक है, सभी का दिल खोलकर हार्दिक स्वागत है। आ जाइए, हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैंने कहा था कि दो सेट एक पर डे के हिसाब से चलेगा, और आज मैंने उन्हीं क्वेश्चन को रखा है मेरे दोस्त, जो क्वेश्चन विद्यार्थी को अक्सर परेशान किया करते हैं। वह मॉडरेट भी है और थोड़ा सा टफ लेवल भी है, ठीक है। तो इसलिए आज का क्लास बहुत ही दमदार होने वाला है। अमित कुमार दुबे, गुड इवनिंग मेरे दोस्त, सभी को एक बार फिर से स्वागत है। और आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। और देखना आज का मोटिवेशनल स्पीच क्या है। हीरे की काबिलियत रखते हो तो अंधेरे में चमक करो, रोशनी में तो कांच भी चमका करते हैं। मेरी दोस्त ध्यान समझना, क्या हमने कहा? हीरे की काबिलियत रखते हो तो अंधेरे में भी चमक करो, रोशनी में तो कांच भी चमका करते हैं। चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं इसी उत्साह उमंग के साथ अगले सवाल की ओर। पहला सवाल आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1। आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1, और ध्यान से समझना मेरे दोस्त। क्या है क्वेश्चन? कह रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। एक वर्ग का जो क्षेत्रफल है वह आयत के क्या है? क्षेत्रफल के बराबर है। समझिएगा, कहा गया है आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है। देखना मेरे दोस्त, आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है, यानी L:B दिया हुआ है 4:1, 4:1। यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 है, वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई अगर 8 है मेरे दोस्त, तो ये बताओ वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? 64। और वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, यानी आप कहेंगे सर वर्ग का क्षेत्रफल अगर 64 हुआ तो आयत का भी क्षेत्रफल 64 होगा, और 64 होने के कारण ये हो जाएगा आपका 16 और ये हो जाएगा आपका 4। मेरी बात सभी को समझ में आई? हमने क्या कहा समझना, आयत की लंबाई हो जाएगी 16 और चौड़ाई हो जाएगी कितनी? 4। हमसे पूछा गया है आयत का परिमाप ज्ञात करना है मेरे दोस्त। तो आयत का परिमाप अगर मैं बात करूं तो आयत का परिमाप होता है 2 × L+B। 16 और 4 कितना? 20, और 20 का जैसे हम डबल करेंगे तो मेरे दोस्त आपका हो जाएगा कितना? 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या? बी हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर होगा। एक बार सेशन को सभी लोग शेयर कर दीजिए फटाफट मेरे दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल इस प्रकार से है, इनमें से कौन सा बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है? समझना, एक्स अक्ष पर स्थित कहने का मतलब क्या होता है? ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये निगेटिव एक्स एक्सिस है, ये आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस है, और यहां आपका निगेटिव वाई एक्सिस होता है। एक्स अक्ष पर अगर अवस्थिति पूछा है, इसका मतलब एक्स का मान तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन वाई का मान मेरे दोस्त 0 होगा। वाई का मान हमेशा क्या होगा? 0 होगा। अर्थात एक्स का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन वाई का मान क्या होगा? 0 होगा। तो देख लेंगे वाई का मान इसमें 0 नहीं है। वाई का मान ऑप्शन नंबर बी में 0 है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे दोस्त? अच्छा, एक सवाल यहां पर मैं पूछूंगा, एक सवाल मैं आपसे मैं पूछूं यहां पर, ध्यान से समझना कि मेरे दोस्त अगर एक्स अक्ष का स्लोप पूछा जाए, मतलब कहने का मतलब कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर है, कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे है, तो इसका स्लोप क्या हो सकता है? समझिएगा, यदि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो उसका स्लोप क्या हो सकता है? थोड़ा सा जल्दी से बताइएगा मेरे दोस्त, जल्दी से कमेंट फर्स्ट कीजिए। हमने क्या कहा कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो उसका स्लोप क्या होगा? अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो उसका स्लोप क्या होगा? जल्दी से बताइए, स्लोप क्या होगा? अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो उसका स्लोप क्या होगा मेरे दोस्त? जल्दी से बता दीजिए एक बार, हम देखना चाहते हैं क्या हो रहा है आंसर। जल्दी से बताइएगा। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसका स्लोप क्या होगा? व्हाट इज द स्लोप ऑफ अ पॉइंट
लाइज ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे अगर है तो उसका स्लोप क्या हो सकता है, जल्दी से बताइए। एक, शशि जी का आंसर आ गया है एक। चलिए और बाकी लोग बताइए, एक्स एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है तो उसका स्लोप क्या होगा। 0। देखो मेरे दोस्त, हमने बताया था स्लोप बराबर होता है y अपॉन एक्स के। अगर पॉइंट दिया हुआ हो तो हमेशा y अपॉन एक्स के, और y का मतलब देखो क्या है 0, और 0 बटा x अगर हम रखते हैं, 0 बटा अगर 2 रखते हैं तो ये आपका 0 हो जाएगा, स्लोप आपका 0 होगा। स्लोप क्या होगा, 0 होगा। आप ऐसे समझिएगा मेरे दोस्त, स्लोप क्या होता है, स्लोप क्या हो सकता है, स्लोप क्या होता है, एक्स एक्सिस से जो एंगल हम लेते हैं, अगर ये लाइन है, ये अगर पॉइंट यहां होगा तो ये जो एंगल बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। अगर मैं बात करूं, अगर ये पॉइंट इसी लाइन पर है, इसका मतलब एंगल कितना बना रहा है, 0 डिग्री, तो 0 इज द राइट आंसर। क्लियर है। अगर मैं बात कहूं कि अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर है, अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर है देन उसका स्लोप क्या होगा। अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर है, अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर है देन उसका स्लोप क्या होगा। तो ध्यान से समझना, अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे है, इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट होगा आपका x0 और y होगा। अर्थात आप स्लोप के बारे में जब लिखेंगे मेरे दोस्त, तो आप लिखेंगे y बटा 0, और y बटा 0 होता है इनफाइनाइट। तो हमेशा ध्यान समझना, अगर मैं बात करूं कि अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पर होगा तो उसका स्लोप क्या होगा, तो उसका स्लोप इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट होगा। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो उसका स्लोप क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है मेरे दोस्त। चलिए यहां तक सभी को समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है मेरे दोस्त, ध्यान समझना। दो बिंदु जो किसी रेखाखंड को 1:2 और 2:1 में विभाजित करता है तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है। आप समझिएगा, दो बिंदु है, एक लाइन हो गया, समझना, यहां मान लेते हैं ए और यहां मान लेते हैं बी। ये हमारे पास मेरे दोस्त एक लाइन है जिसका नाम हमने क्या है, ए बी है। अगर मैं बात करूं तो देखो यहां दो पॉइंट हमने ले लिया पी और यहां पॉइंट ले लिया क्यू। समझिएगा, कह रहा दो बिंदु जो किसी रेखाखंड को 1:2 में, ये वाला जो है ना डिवाइड कर रहा है इसको 1, और ये पूरे के पूरे को 2 में। क्लियर है, 1:2 में डिवाइड कर रहा है। अगर मैं बात करूं और ये जो पॉइंट Q है वह डिवाइड कर रहा है 2:1 में, अर्थात ये वाला पॉइंट आपका 2 है और ये आपका कितना 1 है। मेरी बात समझिएगा मेरे दोस्त, बहुत अच्छा सवाल है। अगर मैं बात करूं कि ये बहुत अच्छा सवाल है, अगर मैं बात करूं देखो तो ये यहां से यहां तक लेंथ 2 है और यहां से यहां तक लेंथ आपका 1 है, इसका मतलब ये वाला भी लेंथ आपका 1 होगा। ये वाला तो ऑलरेडी 1 है, इसका भी लेंथ 1 है और इसका भी लेंथ 1 आ चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन है, इस लाइन को ये दोनों जो पॉइंट हैं 3 बराबर भागों में बांट रहे हैं। समझिएगा, हमने क्या कहा मेरे दोस्त, ध्यान समझना। ये दोनों जो पॉइंट है, ये दोनों जो पॉइंट है, इस पूरी रेखा को 1, 2 और 3 बराबर भागों में बांट रहे हैं। और 3 बराबर भागों में यदि बांट रहे हैं मेरे दोस्त, तो आप जानते हैं ट्री डिवीजन हो जाता है, त्रिभाजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बात सभी को समझ में आई? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, जब एक बार ग्राफ को 1 सेंटीमीटर बराबर 20 इकाई के पैमाने पर खींचा जाता है, 1 सेंटीमीटर बराबर 20 इकाई के पैमाने पर खींचा जाता है, तो 4.7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले आयत द्वारा निरूपित मान कितना होगा। अगर मैं बात करूं 1 सेंटीमीटर का जो वैल्यू है मेरे दोस्तों, वह आपका 20 इकाई है, 20 यूनिट है। 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, 20 यूनिट है। तो अगर मैं बात करूं 4.7 सेंटीमीटर, तो 4.7 सेंटीमीटर का मतलब हो जाएगा 4.7 इंटू 20, और ये आपका हो जाएगा कितना, 94 यूनिट। 94 यूनिट इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 94 यूनिट इज द करेक्ट आंसर। 94 यूनिट इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे दोस्त। चलिए आगे अगर बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे मेरे दोस्त, क्या कर रहा है।
अपनी वास्तविक चाल की 5/7, अपनी वास्तविक चाल की 5/7 चाल से गतिमान एक बस 42 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड में तय करती है, तो बस की वास्तविक चाल क्या होगी? बस की वास्तविक चाल आपसे हम पूछा गया है मेरे दोस्त। अब समझना, अगर मैं बात करूं तो एक तो तरीका आपके पास ऐसे है कि बिल्कुल बिना सवाल को बनाए हुए आप आंसर कर सकते हैं, और उसका तरीका क्या होगा समझना। सबसे पहला चीज ये है कि मेरे दोस्त ये 1 घंटा 40 मिनट और 48 सेकंड है, इसको पहले आवर में चेंज करने का प्रयास कीजिए। तो 1 घंटा हो गया, ठीक है। 40 मिनट को हम लिखते हैं 2/3 घंटा। मेरी बात समझ में आ रही है? ये हमने कैसे लिखा 2/3 घंटा, इस चीज को समझिएगा मेरे दोस्त। ये क्या हुआ 1 घंटा, और 40/60 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/3, और 48/60 मिनट होगा, और 60 से हम एक बार और गुना कर देते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये हो जाएगा, देखो कितना, 3 से अगर मैं बात करूं 12 से, तो 12 चौका 48, 12 पचे 60, और 4 से मेरे दोस्त 15। यानी देखो क्या आया, 1 + 2/3 प्लस आ गया मेरे दोस्त 1/75। अगर मैं समय इसको कन्वर्ट कर दूं तो आपका आ जाएगा 75 प्लस कितना 50, अब प्लस कितना 1 और बटा 75, तो 126/75 आ गया। 126 बटा कितना 75 आ गया आवर। ये घंटा आया, समझिएगा, ये घंटा आया मेरे दोस्त। ये क्या आ गया, घंटा आ गया। अब समझना, मेरी बातों को आप ध्यान पूर्वक समझिएगा। अगर 126/75 घंटा में 5/7 चाल से तय किया, इसका मतलब यह हुआ कि वास्तविक चाल जो होगी, वास्तविक चाल जो होगी अगर 7 होगी, तो बदला हुआ चाल आपका क्या होगा 5 होगा। बदला हुआ चाल क्या होगा 5 होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? बदला हुआ चाल क्या होगा 5 होगा। ये चीज सभी को समझ में आ रहा है? अगर मैं कहूं कि ये अगर वास्तविक चाल 7 है तो इसका बदला हुआ चाल 5 होगा। अब देखो मेरे दोस्त, अगर 5 की चाल से चल रहा है तो लग रहा है उसको समय कितना 126/75 सेकेंड, 126/75 घंटा। तो दूरी तो आप लिखेंगे 5 × 126 बटा कितना 75। लेकिन मेरे दोस्त अब तय करना है 7 की चाल से, तो बटा क्या करेंगे 7 कर देंगे। बटा क्या 7 करेंगे, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल बराबर समय आ जाएगा। दूरी बटा समय बराबर क्या चाल हो जाएगा। अब समझना, ये चाल था, ये चाल था, तो समय तो आपको पता है ना मेरे दोस्त 5:7 में होगा। समय क्या होगा मेरे दोस्त, ध्यान से समझना, समय जो होगा आपका क्या होगा समझिएगा, समय आपका 5:7 में हो जाएगा। अगर चाल 7:5 दिया हुआ है तो आप सभी को पता है चाल और समय में रिलेशन क्या होगा 5:7 क्या होगा 7 का होगा। अब समझिएगा, अब समझना मेरे दोस्त। अब देखो इतने घंटे में अगर चाल आपकी 5 थी तो इतना घंटा लग रहा था, क्लियर है। तो 5 दूरी जब निकालोगे तो 5 × 126/75, 5 × 126/75, और हमसे चाल पूछा है, चाल पूछा है तो देखो हमें तय करना पड़ेगा इस वाले समय में ना 5 से गुना कर देते हैं, ठीक है मेरे दोस्त, 5 से गुना कर देते हैं। अगर मैं बात करूं यहां से काट लो, अच्छा वास्तविक चाल पूछ रहा है तो ऐसे करो ना, वास्तविक चाल तो बात खत्म है, यहां नहीं 7 से। अगर मैं बात करूं तो यहां देखो मेरे दोस्त 5 से ये कितने बार में 15 बार में, 7 से काट लीजिए, 7 से ये कितना हो जाएगा 7 × 1 7 18 कहां गड़बड़ हो गया, देखो यहां कहीं गड़बड़ हो गया, यहां गड़बड़ हो गया मेरे दोस्त, ध्यान समझिएगा, समझिएगा। वास्तविक चाल 7 हो गया और बदला हुआ चाल आपका 5 हो गया। बदला हुआ चाल कितना हुआ 5/7 चाल से गतिमान है तो 7 और 5। अगर बदले हुए चाल से चल रहा है यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो समय आपको इतना लग रहा है। यानी आप कहेंगे सर 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है तो आपको इतना समय लग रहा है। तो देखो दूरी क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी चाल गुना समय, चाल गुना समय। तो 5 गुने, हमने गलती कर दिया है 126/75, ये टोटल दूरी हो गया। अगर मैं कहूं इसको 7 की चाल से तय किया जाए, 7 की चाल से तय किया जाए, अगर मैं बात करूं 5 घंटे में तय करना हो, 5 घंटे में तय करना हो तो कितना समय लगेगा चाल x, ठीक है। यहां से कर लीजिएगा कैलकुलेशन, आपका आ जाएगा 35 किलोमीटर पर आवर। एक चीज समझना मेरे दोस्त, क्या है ये सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही दमदार सवाल है। इस तरह का सवाल अगर आता है तो एरर होता है, ठीक है। बफरिंग हो रहा है, नहीं मेरे दोस्त बफरिंग तो नहीं है, सही है।
सही है, बफरिंग नहीं है। क्लियर है? देख लो, क्लियर नहीं है तो मेरे दोस्त ऐसे भी कर सकता है, तुम ऐसे भी आप कर सकते हैं। देखिए इधर, देखिए इधर, टोटल दूरी कितना दिया हुआ था? टोटल दूरी आपके पास दिया हुआ था 42 किलोमीटर। टोटल दूरी कितना? 42 किलोमीटर। अब देखिए बदला हुआ चाल, अगर मैं कहूं ये वास्तविक चाल 7 थी और ये 5 थी, अगर मैं कहूं कि ये दूरी इतना घंटा लग रहा है, 42 किलोमीटर की दूरी तय करने में इतना समय लग रहा है, इसका मतलब 42 किलोमीटर की दूरी इतने घंटे में तय हो रहा है मेरे दोस्त। तो ये बताओ चाल जो होगा, चाल जो होगा दूरी बटा समय, यानी 42 बटा 126 और 75 चला जाएगा ऊपर। ये जाएगा क्या बताइए? 42 तिया 126 और ये 25 हो गया। समझना, ये 25 आ गया, यानी बदला हुआ चाल 25 आ गया, यानी इस 5 का वैल्यू 25 है। तो बताओ 1 का वैल्यू 5 हो जाएगा, तो 7 का वैल्यू क्या? 35 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। 35 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। फिर से समझिएगा समय कैसे निकला मेरे दोस्त। यहां 1 घंटा था, इसको हमने घंटे में छोड़ा। यहां देखो 40 मिनट था, तो 40 मिनट और 40 बटा 60 करोगे मेरे दोस्त, घंटे में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 2 बटा 3। क्लियर है? अगर मैं कहूं 48 सेकेंड है, 48 बटा 3600 करोगे तो ये भी घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको जब हमने कन्वर्ट किया तो ये आ गया कितना? 1 बटा 75। इन तीनों को हमने जोड़ दिया तो ये आया मेरे दोस्त कितना? 126 बटा 75। हमने क्या कहा? 126 बटा 75 घंटे में 42 किलोमीटर की दूरी होती है, तो चाल हमने निकाल दिया। चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय निकाला तो चाल आ गया मेरे दोस्त 25 किलोमीटर पर आवर। अर्थात 5 का वैल्यू 25 था, इसलिए मेरे दोस्त 7 का वैल्यू क्या होगा? 5 का वैल्यू 25 है तो 7 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। क्लियर है? अगर मैं बात करूं, देखो बिना बनाए हुए क्या होगा, इस प्रकार से भी आप आंसर कर सकते हो। कैसे? 5 बटा 7 चाल से चल रहा है ना, यानी बदला हुआ चाल आपका 5 होगा और वास्तविक चाल आपकी क्या होगी? 7 होगी, यानी 7 से कटने वाली संख्या होगी। तो 7 से कटने वाली ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? डी इज डायरेक्ट। इस सवाल का राइट आंसर आप कर सकते हैं डायरेक्ट, डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? हाँ, ऑप्शन बेसिस पे डायरेक्ट आप कर सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आपके पास, अगला सवाल है सेक 2100 डिग्री का मान क्या होगा? समझना मेरे दोस्त, सेक 2100 आप लिख सकते हैं, सेक 2100 डिग्री का मान क्या होगा? ये चीज आपसे पूछा गया है। सबसे पहला चीज ये समझना होगा कि जब एंगल का मान बड़ा हो, जब एंगल का मान बहुत बड़ा हो, उस केस में क्या किया जाता है कि आप 360 से उस एंगल में भाग दे दें। क्लियर है? उस 360 में उस एंगल में भाग दे दे, और भाग देंगे तो 36 पचे 1800 आ जाएगा। इसका मतलब मेरे दोस्त आपका 300 बच गया, और 300 जैसे ही बचेगा तो आप लिखेंगे सेक 300 डिग्री। अब ध्यान समझना, जो वैल्यू सेक 2100 का होगा ना, वही वैल्यू सेक 300 का भी होगा। केवल इससे हमको कोई लेना देना नहीं होता है, केवल और केवल यहां रिमाइंडर से मतलब रखना है। अगर मैं बात करूं तो यहां अगर मैं बात कर देता हूं 270 प्लस 30, तो कोई दिक्कत नहीं है। 270 प्लस 30 अगर मैं बात करूंगा, 270 प्लस 30 यानी ये 90 गुना 3 में हो गया, और 90 गुना 3 में अगर मैं बात करूं तो ये चेंज हो जाएगा कोसेक में, कोसेक 30। लेकिन ध्यान समझना मेरे दोस्त, 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा? तो आप कहेंगे सर फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो ये पॉजिटिव हो गया। अब बताओ साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो कोसेक 30 का मान आपका 2 हो जाएगा। 2 इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे दोस्त? एक कैसे होगा मेरे दोस्त? एक कैसे होगा ये बताओ, एक कैसे होगा ये बताइए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल इस प्रकार से है मेरे भाई आपका, देखो क्या है, कॉस 100 डिग्री इंटू कॉस 40 डिग्री इंटू साइन 100 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री का मान क्या होगा? समझिएगा मेरे दोस्त, अगर मैं बात करूं यहां क्या है, कॉस ए इंटू कॉस बी। अगर मैं बात करूं इसको ए मान लेता हूं और इसको बी मान लेता हूं, तो कॉस ए इंटू कॉस बी आप प्लस
प्लस यहां अगर बात करूं तो ये हो जाएगा साइन 100 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री। अब अगर यहां ए और यहां बी है, अगर यहां ए और बी है तो ये तो फॉर्मूला है मेरे दोस्त, यहां फॉर्मूला है क्या, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, और ये बराबर होता है आपका कॉस ए माइनस बी के, कॉस ए माइनस बी के। अगर कॉस ए माइनस बी की बात करें, कॉस ए माइनस बी की बात करें तो ये हो जाएगा कितना, कॉस 100 में से 40 घटा 60, और कॉस 60 का मान बताइए क्या होता है, कॉस 60 का मान हो जाएगा 1/2, 1/2 इज द करेक्ट आंसर, 1/2 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है मेरे दोस्त। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। लाल मिश्रा लिख रहे हैं सेक 360 माइनस थीटा, बिल्कुल कीजिए ना, सेक में ही रहेगा सेक 60, और सेक 60 का वैल्यू देख लो, cos 60 का मान जब 1/2 आया तो सेक 60 का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन है अल्फा बराबर 30 डिग्री, तो कहा गया है 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा का मान क्या होगा, 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा का मान क्या होगा। देखो 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर होता है मेरे दोस्त साइन 2a, क्या होता है साइन 2a, साइन 2a, साइन 2a बराबर होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। डायरेक्ट हम करेंगे साइन 30, साइन 2 इंटू 30 यानी क्या हो गया साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2 इज द करेक्ट आंसर, √3/2 ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अरे अनीता जी 360 गुने 60 प्लस 0 कैसे होगा, 360 गुने 6 करोगे ना तो 2160 हो जाएगा, लेकिन हमसे पूछा है केवल और केवल 2100 डिग्री का मान। मेरी बात समझ में आ रही, 2100 डिग्री का मान पूछा है, ना कि 360 गुना 60 बराबर 2160 प्लस 0, 2160 का वैल्यू पूछा है। हमसे केवल पूछा है 2100 डिग्री का, तो -60 आपको करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है मेरे दोस्त, रामू 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने घर से अपने कॉलेज जाता है तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है। समझना क्या कह रहा है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है और 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ रहा है। यदि उसे जाने और आने में कुल 5 घंटे का समय लगता है तो उसके घर और कॉलेज की बीच की दूरी क्या होगी। समझिएगा, पहले हमने क्या किया, यहां से ये जा रहा है मेरे दोस्त 2 की चाल से, 2 की चाल से, और वापस आ रहा है किस चाल से, 3 की चाल से। तो सबसे पहले एवरेज स्पीड निकाल लो, तो एवरेज स्पीड करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3/5 करेंगे क्या, 2 इंटू 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, ये आपका एवरेज स्पीड हुआ, एवरेज स्पीड हुआ। समझिएगा एवरेज स्पीड हुआ, सबका भैंस पानी में चला गया, सबका गलत है मेरे दोस्त, 6 किलोमीटर सबका गड़बड़ है हमें लग रहा है। अब समझिएगा, अगर मैं बात करूं 2 गुना 2 गुना 3 डिवाइडेड बाई 5, ये एवरेज स्पीड हुआ। अब देखो समय कितना लग रहा है, समय लग रहा है 5 घंटा कुल आने और जाने में। इसका मतलब दूरी बराबर एवरेज स्पीड गुना टाइम, तो 2 दूना 4 या 12/5 अगुने 5, इसका मतलब हो गया 12 किलोमीटर। अब समझना नहीं, ठीक है सबका सही है। अब देखो कह रहा है उसके घर और कॉलेज के बीच की दूरी ज्ञात करें। घर और कॉलेज के बीच की दूरी का मतलब होता है मेरे दोस्त किसी एक ओर से, मतलब टोटल दूरी तो 12 किलोमीटर हुआ, टोटल दूरी का मतलब जाने का भी और आने का भी दोनों मिलाकर 12 है। इसका मतलब किसी एक ओर से जाएगा तो वह मात्र 6 किलोमीटर जाएगा। 6 किलोमीटर इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या, ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सबका सही है मेरे दोस्त, बिल्कुल सबका सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है इस प्रकार से, देख लीजिए, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड का एक नया बैच शुरू हुआ है मेरे दोस्त आज से ही। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्या कह रहा है, निम्न तालिका वर्ष 2014 से 2018 के दौरान 4 राज्यों उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में रेलवे यात्रा आरक्षण के लिए आवेदन करने वाले RTR और तदुपरांत वास्तव में यात्रा करने वाले लोगों AT की संख्या दर्शाई गई है। तालिका के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे। ध्यान समझना मेरे दोस्त, कह रहा है, दिखाई दे रहा है,
एटी और आरटीआर के बीच न्यूनतम अंतर वाला राज्य कौन है? समझिएगा, ये आपका यूपी है, ये आपका यूपी है इस साइड वाला, ये आपका क्या है? हिमाचल प्रदेश है, ये आपका पंजाब है और ये आपका हरियाणा है। अगर मैं बात करूं, देखो आरटीआर टोटल हुआ था ये 4 5 1 5 8 9 6 और 9, और यात्रा किए कितने? 44 0 98 473। तो इन दोनों का अंतर अगर आप निकालोगे, इन दोनों का अगर आप अंतर निकालोगे मेरे दोस्त, तो ये आ जाएगा 10 60 496, 10 60 496 496। क्लियर है? 10 60 496। अगर मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश की, तो इन दोनों में जब आप अंतर निकालोगे तो ये आ जाएगा 93 0 990, 93 0 990, 93 0 990। क्लियर है? अगर मैं बात करूं तीसरे वाले की, पंजाब की, तो पंजाब का आ जाएगा 1 1 3 7 6 4 9, 1 1 3 1 1 3 7 6 4 9, 7 6 4 और 9। अंतर केवल कैलकुलेट करना है मेरे दोस्त, इसका अंतर दोनों का, इस दोनों का अंतर और इस दोनों का अंतर, और यहां अगर हम निकालें तो यहां मेरे दोस्त आपका आ जाएगा 120 69 95, 120 69 और क्या 95। अब देखो मेरे दोस्त, किसका सबसे ज्यादा है अंतर? सबसे न्यूनतम क्या है? न्यूनतम अंतर किसका है? तो न्यूनतम अंतर अगर बात करें तो आपका हिमाचल प्रदेश का है। हिमाचल प्रदेश इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश ऑप्शन नंबर बी में है। समझिएगा, ये टोटल दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट टोटल से ही घटाएंगे, ना कि इस पूरे को जोड़ के और तब घटाएंगे। ये टोटल आरटीआर, ये 80 यूपी का, ये आपका हिमाचल प्रदेश का आरटीआर और 80 टोटल, इन दोनों को घटाएंगे। फिर पंजाब में इन दोनों को घटाएंगे और हरियाणा में इन दोनों को घटाएंगे और देख लेंगे किसमें सबसे अंतर न्यूनतम है। और अंतर न्यूनतम जो होगा आपका हो जाएगा कितना? हिमाचल प्रदेश में 93,990, 93,990, जो कि सबसे अंतर कम है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है मेरे दोस्त, ध्यान समझना, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? समझिएगा, निम्नलिखित तालिका में एक परीक्षा के पूर्णांकों और 6 विषयों गणित, अंग्रेजी, भौतिकी, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान और फोटोग्राफी में विभिन्न छात्रों के प्राप्तांकों को दर्शाया गया है। तालिका के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे। एक चीज समझना, देखो ये 4 लड़के हैं, पुंडीर है, अनिल है, देवेश है, रमित है और नमन है। रमित है और नमन है। देखिए टोटल परीक्षा जो हुई है वो 500 नंबर की हुई है, 500 नंबर की हुई। देखो पुंडीर को मेरे दोस्त, पुंडीर को जो है, पुंडीर को कितना आया है? 355 500 में। तो 355 500 में, 355 500 में, तो आप कहेंगे सर कितना परसेंट हो गया? 355 अब बटा 500 गुना 100। इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्त 5 सते 35 और 5 इकाई 5, इसको आ गया कितना? 71%। कितना? 71%। अगर मैं बात करूं अनिल की, अगर मैं बात करूं अनिल की, तो अनिल का क्या हो जाएगा? देखो अनिल को आया है कितना? 405। 405 अगर 85 में आया तो आप लिखेंगे 405 बटा 500 गुना 100, अर्थात ये मेरे दोस्त आपका हो जाएगा कितना? 81%। और तीसरा 360 लाया है देवेश, तो देवेश की अगर बात करें तो 360 बटा 500 में लाया है गुना 100, तो ये हो जाएगा मेरे दोस्त आपका कितना? 72%। 72%। अगर मैं बात करूं देवेश के बाद कौन है? रमित। रमित की अगर बात की जाए तो रमित आया है 440। 440 कितने में मेरे दोस्त? 500 में, गुना कितना? 100, तो 5 8 40 और 5 8 40, 88%। उसके बाद नमन, नमन को आया है मेरे दोस्त 310। 310 बटा कितना? 500 गुना 100। अगर मैं बात करूं यहां से काटो 5 6 30, 62%। अब हमसे सवाल पूछा गया है, समझिएगा, कि सभी 6 विषयों में कुल मिलाकर 70% से अधिक और 80% से कम प्राप्त करने वाले कितने छात्र हैं? 70% से अधिक, तो देखो पुंडीर 70 71 लाया है, पुंडीर होगा। उसके बाद मेरे दोस्त कौन होगा? देवेश होगा, 72% लाया है। क्लियर है? देखो अनिल का तो 81% है, 80% जो कि ज्यादा हो गया। रमित को 88 है, 80 से ज्यादा हो गया। और ये कौन है? नमन। नमन को मेरे दोस्त आपका 62% है, 70 से कम है। इसका मतलब ये होगा
कि 70 से अधिक और 80 से कम लाने वाले केवल 2 छात्र हैं। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, 2 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका 70 से अबव और 80 से कम मार्क्स आया है। 70% से अधिक और 80 से क्या कम अंक आया है, यानी इस सवाल का राइट आंसर आपका क्या होगा, सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त अगले सवाल की ओर। ध्यान समझना, क्या है, निम्नलिखित में से कौन 314 गुने 10 के पावर 6 के बराबर है। 314 गुने 10 के पावर 6 के बराबर है। अगर मैं बात करूं तो इसको लिखा जा सकता है 3.14 गुने 10 का स्क्वायर गुने 10 के पावर 4 लिखा जा सकता है मेरे दोस्त। और इसको अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 314। 314 पे कितने शून्य, 1 2 3 और 4 शून्य। देख लीजिए 314 पे 4 शून्य कहां है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला सवाल अगर बात करें मेरे दोस्त, तो अगला सवाल आपका है इस प्रकार से। अब ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा सवाल है और ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। नहीं समझेंगे तो मामला फंसेगा। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही दमदार है मेरे दोस्त और बहुत ही शानदार भी है, समझिएगा। देखिए हमने क्या बताया है, आप कभी क्लास किए हुए होंगे तो आपको हमने बताया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2hy अब प्लस सी बराबर 0। ये मेरे दोस्त आपका इक्वेशन होता है किसका, एक सर्कल का। ये क्या होता है, सर्कल का व्यापक रूप होता है। सर्कल का क्या होता है, सर्कल का व्यापक रूप होता है, यानी सर्कल का ये इक्वेशन होता है। समझना मेरे दोस्त, जब 2 इक्वेशन आपको दिए गए हो सर्कल के और उन दोनों के बीच का एंगल निकालना हो, उन दोनों के बीच का एंगल निकालना हो तो एक फॉर्मूला आता है, उस फॉर्मूले को आपको याद रखना पड़ेगा। और वह फॉर्मूला इस प्रकार से है, समझना, वो फॉर्मूला इस प्रकार से है, जैसे हमने क्या कहा 2g1 कर दिया 2h1 कर दिया, ठीक है, 2g1 कर दिया और 2h1 कर दिया, यहां c1 कर दिया। और दूसरा अगर मैं बात करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2h2y अब प्लस c2 बराबर 0। देखिए 2 इक्वेशन आ गया हमारे पास, 2 इक्वेशन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2h1y प्लस c1, और दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x अब प्लस 2h2y अब प्लस c2 बराबर 0। अगर इन दोनों सर्कल के बीच का एंगल अगर थीटा होगा, अगर इन दोनों एंगल के बीच का, इन दोनों के सर्कल के बीच का एंगल थीटा होगा तो आप याद रखेंगे cos थीटा का जो वैल्यू होता है, cos थीटा का जो वैल्यू होता है, cos थीटा का जो वैल्यू होता है मेरे दोस्त होता है c1 प्लस c2, c1 प्लस c2, समझिएगा c1 प्लस c2 यानी कांस्टेंट माइनस 2g1 इंटू g2, 2g1 इंटू g2 माइनस 2h1 इंटू h2, 2h1 इंटू h2। थोड़ा सा बड़ा है, कॉम्प्लिकेटेड है, इसको याद करना पड़ेगा। अब बटा 2 इंटू अंडर रूट g1 का स्क्वायर माइनस h1 का स्क्वायर अब माइनस c, g1 का स्क्वायर माइनस h1 का स्क्वायर माइनस c1 इंटू अंडर रूट, फिर इंटू अंडर रूट, ये हो जाएगा g2 का स्क्वायर माइनस h2 का स्क्वायर माइनस क्या c2। इस प्रकार से आपको याद रखना, सॉरी यहां गलती, g1 का स्क्वायर प्लस h1 का स्क्वायर माइनस c1 इंटू g2 का स्क्वायर, ये g2 है, g2 का स्क्वायर प्लस h2 का स्क्वायर माइनस c2। समझिए मेरे दोस्त, ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि आया हुआ सवाल है। समझना अब क्या है, समझिए क्या है, अब क्या है, ये आपका रेडियस है और ये भी आपका रेडियस है। आपको पता है ये पहले सर्कल का रेडियस है, ये दूसरे सर्कल का रेडियस है। तो आप करेंगे क्या, ये फॉर्मूला केवल आपको याद होना चाहिए। अगर मैं बात करूं तो हमारे पास देखो g1 का वैल्यू क्या है, पहले लिखो, पहले सर्कल का ये इक्वेशन में g1 का वैल्यू क्या है, तो g1 का वैल्यू आपका हो जाएगा कितना, +6।
G1 का वैल्यू क्या हो जाएगा +6। मेरी बात समझ में आ रही है? G1 का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे दोस्त +6, ठीक है, -6, सॉरी माइनस है ना, -6। अगर मैं कहूं H1 का वैल्यू क्या है तो H1 का वैल्यू आपका हो जाएगा -3, H1 का वैल्यू हो जाएगा -3, H1 का वैल्यू हो जाएगा -3। और C1 का वैल्यू देखो कितना है 41, C1 का वैल्यू क्या है 41। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं G2 की तो G2 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो G2 हो जाएगा देखो दूसरे में K/2, G2 का मान हो जाएगा K/2। उसी प्रकार H2 का जो वैल्यू होगा वह हो जाएगा 3 और C2 का जो वैल्यू हो जाएगा मेरे दोस्त हो जाएगा माइनस कितना 59। बस केवल सवाल क्या हमने किया, समझिएगा मेरी बात, समझिएगा मेरे दोस्त, क्या होता है कि ये इसका आधा कर दिया जाता है। G का वैल्यू निकालने के लिए इसका आधा, H का वैल्यू निकालने के लिए इसका आधा, G का वैल्यू निकालने के लिए इसका आधा और H का वैल्यू निकालने के लिए इसका आधा, यानी सबका आधा हम लोग करते हैं। सबका क्या करते हैं, आधा करते हैं। अब समझना, अगर मैं बात करूं C1 प्लस C2 तो C1 प्लस C2 41 माइनस 59, 41 माइनस 59, 41 माइनस 59, ठीक है मेरे दोस्त, 41 माइनस 59। और यहां लिख देते हैं cos थीटा बराबर 41 माइनस 59 -2 G1 आपका -6 है और G2 आपका K/2 है। उसके बाद -2 H1 कितना है मेरे दोस्त -3 है और H2 आपका क्या है 3 है। और डिवाइडेड बाई √2 इंटू √, अगर इसको आप करेंगे तो G1 कितना है, देखो G1 कितना है, G1 है -6 तो 36 प्लस H1 का स्क्वायर, H1 है 3 का स्क्वायर 9 और -C1 माइनस कितना 41, क्लियर है, इंटू √, ये कितना हो जाएगा G2 का स्क्वायर K²/4 होगा प्लस कितना 9 अब माइनस कितना +59 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस 59 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व कर रहे होंगे, इसको जब आप सॉल्व करिएगा मेरे दोस्त, अगर इसको सॉल्व करोगे तो cos थीटा का जो वैल्यू आएगा, cos थीटा का जो वैल्यू आएगा ये मेरे दोस्त आपका आ जाएगा, समझना, और थीटा का मान दिया हुआ है कितना 45, तो cos 45 का मान 1/√2, cos 45 का मान 1/√2 और ये आ जाएगा मेरे दोस्त 3k डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व करने पर आपका वैल्यू आ जाएगा 3k अपॉन अंडर रूट 2k²/4 प्लस 68, 2k²/4 प्लस क्या 68। इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद k का वैल्यू जो आएगा वह मेरे दोस्त +-4 आ जाएगा, +-4। इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। क्लियर है, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर, भाई 2 होंगे तो तेरे। चलिएगा समझिएगा, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला नहीं याद होगा तो काम नहीं बनेगा मेरे भाई। अगर फॉर्मूला आप याद नहीं करते हैं तो समझिएगा ये सवाल आपसे कभी नहीं बन सकता है, लंबा है और थोड़ा सा लेंदी बनेगा, ठीक है, और कोई इसका उपाय नहीं है, और कोई इसका उपाय नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का, इसको हल कर लीजिएगा मेरे दोस्त, हमने डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। हल करना 3k/2 √k² प्लस 68 आ जाएगा। देखिए हमने क्या कहा, रविराज कह रहे हैं सर फिर से, हमने क्या कहा मेरे दोस्त, समझना, बस आपको ये चीज जानना है, ये फॉर्मूला आप अगर याद रखेंगे तो सवाल बन जाएगा। सबसे पहला चीज क्या है कि G1, H1 और C1 कैसे लिखेंगे, तो यहां देखो x² प्लस y² प्लस 2gx, इसका हाफ लिखते हैं तो ये G हो जाएगा, तो -6 है, माइनस लगा हुआ है तो -6 हो जाएगा उसका हाफ। इसका हाफ करेंगे तो क्या -3 हो जाएगा, H1 -3 हो गया। और C1 देखो +41 है तो C1 का वैल्यू +41 लिख दिया, ठीक है। अगर मैं बात करूं इस वाले इक्वेशन में, देखो k/2, x में लगा है k/2 यानी G2 का वैल्यू हो जाएगा k/2, H2 का वैल्यू 6 का आधा कितना 3 और C2 का वैल्यू आपका कितना 59, C2 का वैल्यू क्या 59। और बस खाली हमने फॉर्मूला पे पुट किया है, फॉर्मूला पे पुट कर लीजिएगा, लिखना आप जान जाएंगे तो आप पुट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान समझिएगा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि इन दोनों केस में मेरे दोस्त, इन दोनों केस में x² का कोफिशिएंट और y² का कोफिशिएंट 1 ही होना चाहिए। x² का कोफिशिएंट और y² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, समझिएगा, x² और y² का कोफिशिएंट क्या 1 होना चाहिए।
अगर मेरे दोस्त यहां 2x² लगा दे, 2y² लगा दे, तो पहले 2 से हमको भाग देना पड़ेगा, पहले उसका कोफिशिएंट 1 लाना पड़ेगा, तभी सवाल बनेगा। फिर से समझिए, हमने क्या कहा कि अगर मेरे दोस्त ये 2 लगा दिया जाए तो 2 को पहले 1 में कन्वर्ट करना होगा, और वो कैसे कन्वर्ट होगा, 2 से पहले दोनों तरफ डिवाइड करना होगा, तब हमारे पास x² का कोफिशिएंट 1 आएगा। सर कॉस का ये फॉर्मूला है, अगर साइन रहेगा तो साइन नहीं रह सकता है मेरे दोस्त। कभी भी किसी चीज का एंगल निकालने के लिए कॉस का ही ज्यादातर उपयोग किया जाता है, तो कॉस का ही आप यूज करेंगे, ठीक है। कॉस थीटा का ही मान आता है हमेशा, या फिर टेन थीटा का मान आएगा। तो कॉस थीटा बराबर ये होता है, ये मतलब कॉस थीटा का ही वैल्यू होता है, 2 सर्कल के बीच का एंगल निकालने का ये फॉर्मूला है। इसको आपको रटना पड़ेगा, क्लियर है, इसको आपको क्या होगा, रटना पड़ेगा मेरे दोस्त, समझना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल इस प्रकार से है मेरे दोस्त, ध्यान समझना। 3 संख्याओं का माध्य 53 है। 3 संख्याओं का माध्य क्या है, 53 है। एक चीज बताओ, 3 संख्याओं का औसत अगर 53 है तो इन तीनों का योगफल हो जाएगा 53 गुना 3, तितरी का 9 और 5 तिया 15, 159। मेरी बात समझिएगा, 3 159। अब क्या हो गया, अब कह रहा है आंकड़ों के इस समूह का परास, समझिएगा 3 संख्याएं हैं, अगर मैं कहूं x y और z, परास 28 है, और परास का मतलब रेंज होता है, यानी मैक्सिमम माइनस मिनिमम 28 है। मैक्सिमम अगर मैं बात करूं कि ये बड़ा है, ये सबसे छोटा है, तो इन दोनों का अंतर मेरे दोस्त 28 है। अगर इसकी बात करूं तो ये x होगा, तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 28 हो जाएगा। बोलो होगा क्या, या इसको हम x मान ले, इसी को x मान ले, ये x होगा, तो z का वैल्यू क्या x प्लस 28 हो सकता है क्या, बोलिए, हाँ हो सकता है। कर आंकड़ों के इस समूह का परास 28 है, इसका मतलब मैक्सिमम में से मिनिमम को घटा रहे हैं, तो मैक्सिमम में से मिनिमम को घटाने पर आपका क्या हो रहा है, 28 दिख रहा है। अब समझिएगा, अगर मैं बात करूं तो 2 सबसे छोटी संख्याओं का, और जबकि 2 सबसे छोटी संख्याओं का अंतर भी दिया हुआ है 8, यानी इन दोनों छोटी संख्याओं का अंतर 8 है, इसका मतलब ये x प्लस 8 होगा। देखो इन दोनों का अंतर 8 हो गया, इन दोनों का अंतर 28 हो गया। तो कह रहा है तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या का मान क्या होगा, एक चीज बताओ, x 3x प्लस 28 और 8 कितना 36 बराबर योगफल दे दिया है 159। मेरे दोस्त 3x का वैल्यू हो जाएगा 159 माइनस क्या 36, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 12 बराबर 3x। बताओ x का वैल्यू हो जाएगा कितना 41, x का वैल्यू 41, तो ये 41 हो गई, 41 9 49 हो गया, और ये 41 प्लस 28, 41 प्लस 28 आपका 9 और 6 69 हो गया। तो कह रहा था सबसे बड़ी संख्या का मान क्या होगा, 69 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर होगा। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर होगा। क्लियर है मेरे दोस्त? बोलिए हाँ या ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल इस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर 15। एक लंब वृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और पूर्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। देखो भाई, कह रहा है एक लंब वृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पाई 2 पाई आर एच, बेलन है 2 पाई आर एच, अब बटा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हो गया 2 पाई आर एच अब प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। इसका रेशियो दिया हुआ है 3:7। तो हमसे कहा बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या यानी h बटा r का वैल्यू आपको निकालना है। अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त तो देखो तो 2 पाई आर 2 पाई आर 2 पाई आर, एगो खत्म होगा, यहां r बचा हुआ रहेगा। तो आप कहेंगे सर h बटा r बराबर क्या हो गया, 3/7 हो गया। समझना इधर क्या हमने कहा, फिर से समझिएगा। 2 पाई आर यहां से कॉमन ले लेंगे, यहां भी 2 पाई आर कॉमन आएगा, तो यहां आ जाएगा h प्लस आर बराबर 3/7। देखो h का मान अगर 3 हो गया तो h का मान 3 हो गया, तो r का मान 4 होगा, तब तो 3 और 4 7 होगा। तो हमसे कहा गया h अनुपात r का मान क्या होगा, तो h तो 3 हो गया और r 4 हो गया, 3:4। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर होगा, 3:4 इस सवाल का राइट आंसर होगा। क्लियर है?
देखिए हमने क्या कहा, 2 पाई आर यहां से काटा, 2 पाई आर ये भी काटा और 2 पाई आर काटा, तो एक आर बच जाएगा, एक आर बच जाएगा, अर्थात h बटा h प्लस आर का मतलब 3/7 होगा। तो h का मान 3 और r का मान कितना, 4 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16। एक बारंबारता बंटन में यदि वर्ग का मध्यमान 35 है, अब वर्ग का मध्यमान क्या होता है समझिएगा, और निचली सीमा का मान 30 है, तो इसकी ऊपरी सीमा का मान क्या होगा, इसकी ऊपरी सीमा का मान क्या होगा, समझना मेरे दोस्त। कह रहा है एक बारंबारता बंटन में वर्ग का मध्यमान 35 है, तो वर्ग अगर कहा गया है कि मध्यमान क्या है 135 है, समझिएगा। अगर मैं बात करूं मध्यमान की, तो मध्यमान बराबर क्या होता है, ये चीज बताइए। तो मध्यमान जो होता है मेरे दोस्त, मध्यमान जो होता है आप इस प्रकार से कहेंगे, ऊपरी सीमा, वर्ग अंतराल का ऊपरी सीमा आप प्लस क्या, निम्न सीमा और डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई क्या 2। तो देखो मध्यमान का मान दिया हुआ है 35, तो 35 गुना 2 70 हो गया, बराबर ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा। ऊपरी सीमा निचली सीमा का मान दिया हुआ है 30, तो 30 प्लस ऊपरी सीमा प्लस 30, ऊपरी सीमा प्लस 30। अब समझना, इसका मतलब 35 दूना 70, 30 इधर आएगा तो हो जाएगा 40, बराबर ऊपरी सीमा कितनी होगी, 40 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर होगा। हाँ, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा डिवाइडेड बाई 3, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा डिवाइडेड बाई क्या 2। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल इस प्रकार, 5 का डिफरेंस है, ये डिफरेंस इसमें नहीं देखा जाता है, 5 का डिफरेंस नहीं देखा जाएगा। ये आपका मध्यमान का मतलब होता है दोनों का मध्य वाला वैल्यू, यानी जो आपका बड़ा सीमा होगा और जो छोटा सीमा होगा। जैसे हमने कहा, समझना यहां 10 से 20 का मध्यमान क्या होगा, वर्ग अंतराल 10 से 20 का मध्यमान क्या होगा, तो कुछ नहीं, 20 और 10 30, 30/2 का मतलब कितना 15, 30/2 का मतलब क्या 15 हो जाएगा। क्लियर है मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, एक आदमी 16 रुपए में 20 वस्तुएं खरीदता है और एक व्यक्ति 16 रुपए में 20 वस्तुएं खरीदता है और 1.5 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेच देता है। समझना, सीपी आपका 16 है 20 वस्तु का, और देखो क्या कर रहा है 1.5 रुपया के हिसाब से बेच रहा है, यानी एसपी जो हो गया ना मेरे दोस्त 20 गुने कितना 1.5 रुपया, 20 गुने 1.5 रुपया करोगे तो 20 1.5 30 रुपया हो गया। इसका मतलब ये हो गया मेरे दोस्त, समझना 16 रुपया में खरीदा था और बेच दिया कितने वस्तुओं में 30 रुपया में बेच दिया। 20 वस्तुएं खरीदा और 20 वस्तु को 1.5 के हिसाब से बेच दिया, तो बताइए कितने का फायदा हुआ, 14 का फायदा हो गया। 14/16 गुना 100। अगर मैं बात करूं 4 से 25 बार में, 4 से 4 बार में, ठीक है, और कटेगा क्या, ये कर लो 14 गुने 25 करोगे तो मेरे 2 दूना 4 और 2 सते 14, 175, 25 सते 175/2 यानी 2 8 16, 2 सते 14, 87 दशमलव कितना 5%। इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ध्यान समझना। अब देखो ये बहुत अच्छा सवाल है, समझना क्या है। अगर मैं बात करूं 2xy cos थीटा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर साइन थीटा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर टेन थीटा है, बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, तो हमसे पूछा गया है टेन थीटा का मान क्या होगा। समझिएगा मेरे दोस्त, अगर मैं बात करूं टेन थीटा बराबर आप सभी को पता है साइन थीटा। एक नोट लिख लेना, और ये नोट इस प्रकार से बनता है, समझिएगा, पी साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर एच, पी साइन थीटा बराबर बी कॉस थीटा बराबर एच हो। और यहां आपका बात करें तो सेटिस्फाइड होना चाहिए पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर क्या एच का स्क्वायर। ये अगर सेटिस्फाइड होगा तो साइन थीटा का जो कोफिशिएंट होगा वह लंब होगा, कॉस थीटा का जो कोफिशिएंट होगा वह बेस होगा और एच आपका हाइपोटेनस होगा। अगर मैं बात करूं तो देखो, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी ये आपका एच होगा, ये आपका एच होगा। साइन थीटा का कोफिशिएंट हमेशा पी होगा, ये पी हो गया, और ये आपका मेरे दोस्त बी हो गया। अब हमसे पूछा गया है कि बताइए टेन थीटा का मान क्या होगा, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है P/B। P
P अपॉन बी, तो P कितना है मेरे दोस्त, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अब बटा B के जगह पे आ जाएगा 2xy। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन क्या 2xy। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर होगा। देखना यहां मेरे दोस्तों वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल अगर बात करें तो अगला सवाल हमारे पास है, समझना यहां क्वेश्चन नंबर 19। यदि एक वृत्त का केंद्र सी के निर्देशांक -2 और 3 है और इसकी त्रिज्या 4 है तो वृत्त का समीकरण क्या होगा? समझना, अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, अगर वृत्त का सेंटर G, F हो, G, क्या F हो, यदि वृत्त का सेंटर क्या हो मेरे दोस्त, G, F हो, G, F हो, वृत्त का सेंटर अगर G, F हो, ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, वृत्त का सेंटर अगर G, F हो तो इक्वेशन होता है x माइनस जी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस एफ का होल स्क्वायर बराबर क्या 0, बराबर आर स्क्वायर, बराबर क्या आर स्क्वायर। एक्स माइनस जी का होल स्क्वायर माइनस वाई माइनस एफ का होल स्क्वायर बराबर क्या आर स्क्वायर। समझना मेरे दोस्त, यहां क्या होगा अब आप समझिएगा। यहां हम लोग जब बात करेंगे तो देखो वृत्त का केंद्र सी है, निर्देशांक -2, -3 है। देखो तो यहां तो आपका जी कितना आएगा, जी आएगा -2। अभी तो हमने बताया था जी निकालने का तरीका। यहां क्या होगा 3 आएगा। क्लियर है? यहां क्या होगा बताइए, जी का मान 2 होगा और यहां क्या होगा, जी का मान 3 होगा। क्लियर है? अगर मैं बात करूं इस वाले में तो जी का मान क्या होगा 2 होगा, -2 होगा और एफ का मान, जी का मान क्या होगा जी एच, ये एच है, सब एच है। समझना, एच बराबर 3, एच बराबर 3, एच बराबर 3, एच बराबर 3 और यहां भी एच बराबर क्या 3। यहां देखिए क्या आएगा, यहां जी का मान आपका कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर +2 आएगा और एफ का, एच का मान आपका -3 आएगा। लेकिन ध्यान देना, ये एच का मान हुआ, ये एच का मान हुआ मेरे दोस्त। अगर एच का मान अगर ये हुआ, अगर ये एच का मान हुआ तो आप इस चीज को समझिएगा। हम क्या करते हैं, सेंटर जब भी लिखा जाता है, सेंटर जब भी लिखा जाता है तो -G, -F लिखा जाता है। तो -G करेंगे तो -2 यहां आ जाएगा और -3 यहां आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, बी कैसे होगा, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। क्लियर है क्या? ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर होगा। फिर से समझना, नहीं समझ में आया फिर से समझिए, ध्यान से समझना मेरे दोस्त। क्या है समझना पहले, अगर मैं बात करूं थोड़ा सा मैं आगे बढ़ जाऊं, ठीक है, समझना इधर थोड़ा सा अलग से। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2hy अब प्लस सी बराबर 0, प्लस सी बराबर 0। अगर ये वृत्त का इक्वेशन है, अगर ये वृत्त का इक्वेशन है, ठीक है, ये अगर वृत्त का इक्वेशन है मेरे दोस्त, तो ध्यान समझना, सेंटर जो होता है ना, इसका सेंटर लिखा जाता है -G, -H, -G, क्या -H, बस बात खत्म। देखो यहां आप G निकालोगे ना तो जरूर -2 आएगा, लेकिन -2 करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस, ये नहीं होगा। ये हो सकता है लेकिन यहां देखो +3 है, -3 करोगे तो नहीं आएगा क्योंकि 2,3 है, ये भी नहीं होगा और आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर होगा। और इसका रेडियस क्या होता है, मैं बार बार बोल रहा हूं मेरे दोस्त, ये चीज याद रखना पड़ेगा, √G का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर माइनस सी। रेडियस होता है G का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर माइनस सी, G का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर माइनस क्या C। क्लियर है मेरे दोस्त? ध्यान से समझना, ये हमेशा सवाल अगर ऐसा पूछेगा तो कुछ है नहीं इसमें, आप समझिए इसमें कुछ है नहीं, बस आपको देखना है, निगाह तेज रखना है कि कहां माइनस होगा और कहां क्या प्लस दिया हुआ है। हमारे पास इक्वेशन ये वाला है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2hy प्लस c बराबर 0 में सेंटर जो होगा -G, -H होगा। तो इस चीज का ख्याल रखेंगे और इस प्रकार आप रेडियस निकालेंगे तो निकालेंगे G स्क्वायर प्लस H स्क्वायर माइनस C, आपका रेडियस होगा और सेंटर होगा -G, क्या -H। क्लियर है?
टेलीग्राम का सर नाम क्या है? टेलीग्राम का नाम तो लगता है प्लेटफॉर्म कोचिंग पटना है मेरे दोस्त। ठीक है, प्लेटफॉर्म कोचिंग पटना। क्वेश्चन नंबर 20 कहा गया साइन 90 tan 45 कोसेक 90 का मान क्या होगा? अब देखो मेरे दोस्त क्या है सर, सिर्फ सेंटर के केस में -g, -h होगा। बिल्कुल, केवल सेंटर के केस में -g, -h होगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं ये देखो क्या हो जाएगा, साइन 90 का मान 1, tan 45 का मान 1 और कोसेक 90 का मान 1, 1 1 1 3 हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, अगला सवाल है, अब आ जाओ। 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 10 cos स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 10 cos स्क्वायर थीटा का मिनिमम मान क्या होगा? अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त तो ध्यान समझना, इसको इस प्रकार लिखा जा सकता है 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा अब प्लस cos स्क्वायर थीटा। यहां से अगर मैं बात करूं तो 9 कॉमन लेंगे तो 9 sin स्क्वायर थीटा, 9 कॉमन ले लिया तो sin स्क्वायर थीटा अजोड़ cos स्क्वायर थीटा अब प्लस cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1। तो 9 प्लस cos स्क्वायर थीटा का हमसे पूछा है मिनिमम मान, और मिनिमम मान के लिए आपको cos थीटा मिनिमम होना चाहिए, और cos स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। तो 0 रखेंगे, 9 प्लस 0, 9 इज द राइट आंसर। 9 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान समझना मेरे दोस्त, इस प्रकार से याद रखना, a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू a होगा कब? जब a लेस देन b होगा। जब मिनिमम वैल्यू a होगा जब a लेस देन b होगा, और मैक्सिमम वैल्यू a होगा कब? जब a ग्रेटर देन b होगा। इस चीज को याद रखेंगे मेरे दोस्त। a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा, a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू 0 जब a लेस देन b हो, और मैक्सिमम वैल्यू a होगा जब a ग्रेटर देन 0। तो देखो 9 और 10 में मिनिमम कौन है? 9। तो 9 आपका मिनिमम वैल्यू होगा। अगर इसी का मैक्सिमम वैल्यू पूछता तो 10 हो जाता मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाता? 10 हो जाता। क्लियर है मेरे दोस्त? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, ध्यान समझना, किसी मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 5:4 है। देखना क्या है, अल्कोहल है और वाटर है, अनुपात दिया हुआ है 5:4। यदि मिश्रण में 9 लीटर पानी मिलाया जाता है, देखो क्या मिलाया जा रहा है? पानी मिलाया जा रहा है, पानी मिलाना है, ये चीज मिलाना है। तो अल्कोहल और पानी का अनुपात 4:5 हो जाता है। देखो भाई पानी मिला रहा है तो आपका अल्कोहल ज्यों का त्यों होगा, यानी इसमें 4 से गुना और इसमें क्या 5 से गुना। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 5 चौका 20 और 4 चौका 16। ये आपका हो जाएगा 5 चौका 20 और 50 कितना 25। अब देखो 20 बराबर 16 से 25 हो गया, अर्थात 9 बढ़ गया। तो देखो 20 और 16 36, 20 और 16 36 का वैल्यू दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, 36 का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। अब समझना, 9 लीटर पानी मिलाया गया है, इसका मतलब इस 9 का वैल्यू 9 है। तो बताओ 1 का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। 1 का वैल्यू 1 होगा। तो हमसे पूछ रहा है मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा, तो अल्कोहल की मात्रा मेरे दोस्त 20 है। 20 का वैल्यू हो जाएगा 20 गुना 1 बराबर कितना? 20 लीटर। इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर। अंकित कुमार यूपी से कह रहे हैं सर हार्ड लेवल लाओ। मेरे दोस्त हार्ड लेवल ही था। आज वाले क्वेश्चन में 20-22 क्वेश्चन थे। बताइए कि किसके 22 में 22 आए, किसके 22 में 22 है? क्वेश्चन नंबर 23 कहा गया है कि यदि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को प्रत्येक 2 सेंटीमीटर भुजा वाले एक छोटे घन में विभाजित किया जाता है। देखो 8 सेंटीमीटर भुजा वाले, यानी आप कहेंगे सर दोनों घनों का आयतन क्या होगा? बराबर होगा। तो 8 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8 का क्यूब। अब बराबर होगा n इंटू 2 का क्यूब। मान लो कि n घन बनाया और उसके भुजा की लंबाई आपका 2 सेंटीमीटर है, तो आयतन कंजर्व करेंगे। तो देखो मेरे दोस्त, अगर मैं बात करूं 2 चौका 8 और 4 का क्यूब दोनों पे है, तो 4 का क्यूब हो जाएगा 64 बराबर, यानी घनों की संख्या 64 होगी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर। जीडी का लेवल बहुत हार्ड था इसलिए। नहीं अंकित जी, जीडी का लेवल हार्ड नहीं था, ठीक है ना। जीडी का भी हमने क्वेश्चन देखा है, ऐसा नहीं था, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव है और आपको करना पड़ेगा। देखो
क्या होता है ना, समझिए इस चीज को, पहले मेरी बातों को आप समझेंगे, ठीक है। क्लास की टाइमिंग जय हो पूछ रहे हैं क्या होती है सर, 8 से 9, ठीक है, 8 बजे से 9 बजे तक। समझिए पहले मेरी बात को आप समझिएगा। क्या होता है ना कि एग्जाम में आपको सारे के सारे क्वेश्चन हार्ड नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इस चीज को हमने 2 सेट आज किया है, हमने 2 सेट हमने किया है आज। होता क्या है ना कि आपको 25 क्वेश्चन अगर मैथ से आ रहा है, अगर 35 क्वेश्चन मान लीजिए एनटीपीसी में है, अगर एनटीपीसी में, ठीक है, 35 क्वेश्चन आ रहा है ना, तो उसमें 4 को 5 को ऐसा होगा जो सब कोई नहीं बना सकता है, बाकी सब ऐसा रहता है कि जो सारे विद्यार्थी बनाए उसको, ठीक है। 4-5 अगर क्वेश्चन टफ हो तो अभी आपने देखा सर्कल वाला क्वेश्चन अगर आ जाएगा ना तो माथा घूम जाएगा मेरे दोस्त, नहीं बनेगा वो। आपको मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है, इजी भी रहता है और टफ भी रहता है, सबको मिला के। और आज हमने जो सवाल लिया है ये मॉडरेट है, यहां गलतियां अक्सर होती है इसलिए हमने लिया। अब बताओ ये सवाल हमने क्यों लिया, ये सवाल हमने क्यों लिया मेरे दोस्त, यहां पर भी विद्यार्थी गलत कर देते हैं। देखो ये वाला सवाल हमने क्यों लिया, ये तो बहुत आसान सवाल है, हमने क्यों लिया, यहां भी गलती कर देता है विद्यार्थी, इस चीज को समझिए। इसलिए ये तो कुछ है ही नहीं ना, 314 गुने 10 के पावर 6, यहां भी हड़बड़ी में गलती हो जाता है। इसलिए क्या होता है ना मेरे दोस्त कि आपको वहां अवगत कराना मेरा काम है कि भाई ऐसी ऐसी गलतियां नहीं करे, ठीक है। तो इस चीज का ख्याल रखें आप और बेहतर तरीके से पढ़ते रहे। मैंने कहा है प्रत्येक दिन 2 सेट आपका चलेगा, 2 सेट आपका चलेगा। हाँ इसीलिए मैं बोला ना ये तो इजी है, तो ऐसा थोड़े है कि सारा का सारा क्वेश्चन ऐसा नहीं है, यहां पर गलती होने का चांस रहता है, इसलिए हमने लिया है। अब देखो ये सवाल आपका आएगा, पढ़ने से पता नहीं चलेगा कि क्या है, लेकिन देखो अंदर में क्या है। ये सवाल देख लीजिए आप, ये सवाल भी आपका टफ बन जाएगा। अगर एक्स वाई और जेड आप लेंगे ना तो मेरे दोस्त आप गड़बड़ कर देंगे। यहां पर भी 3 संख्याओं का माध्य आपका 53 है, आंकड़ों के परास 28 है, पता ही नहीं चलेगा कि क्या करना है। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा और इस ऐसे पढ़ना पड़ेगा ताकि प्रैक्टिस अधिक से अधिक हो। लेवल क्वेश्चन का भी और इजी क्वेश्चन का भी आपको प्रैक्टिस करना है, नहीं तो पता चला हार्ड क्वेश्चन बना दिए, इजी बना ही नहीं। इजी बना तो रिजल्ट थोड़े होगा। और ये कौन कहता है मेरे दोस्त कि 90 में 100 बनाने पे रिजल्ट होता है, नहीं। 100 में अगर आप 70 बनाते हो ना तो 70 पे ही रिजल्ट होता है मेरे दोस्त, ध्यान से समझिएगा। 100 में 100 बनाने वाले का कभी रिजल्ट नहीं होगा, 100 में 100 बन ही नहीं सकता है। अगर बनेगा तो गलती होगा और गलती होगा तो निगेटिव मार्किंग होगा, तो आया कुछ नहीं गया सब कुछ। तो इसलिए हमेशा ध्यान से समझना है कि आपका अच्छा क्वेश्चन वह नहीं होता है कि जो आप बना दें। अच्छा क्वेश्चन ऐसा थोड़े है कि आपको कोई चीज नहीं आ रहा है और किसी विद्यार्थी को वो चीज आ रहा है, तो उसके लिए तो वो आसान है मेरे दोस्त, वो तो उसके लिए आसान है। तो इस चीज का ख्याल रखना है और पढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे हम लोग कल के क्लास में इसी टाइम पर। और मेरे दोस्त कल के क्लास में और मजा आने वाला है और बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। मिलते हैं कल। हाँ 23 क्वेश्चन ही है आज, अब क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। 23 क्वेश्चन नहीं था, 11 और 12 क्वेश्चन हमने लिया था, एक सेट से 11 और एक सेट से 12 क्वेश्चन, ठीक है। आगे मिलते हैं कल के क्लास में। चलिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल से। क्लास जल्दी शुरू करें सर, बिल्कुल नहीं, क्लास जल्दी शुरू हो जाती है मेरे दोस्त। होता क्या है ना कि रीजनिंग वाले सर थोड़ा सा देर कर दिए, क्योंकि इसी लैब में चलता है जिस लैब में से हम लोग लाइव होते हैं, ठीक है। तो रीजनिंग का क्लास चल रहा था आपका 8-5 में ही खत्म हुआ और तुरंत क्या हुआ कि आपका बैच शुरू हुआ है, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, बस पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, माँ बाप की सेवा करते रहिए। और मिलते हैं कल के क्लास में फिर इसी उत्साह उमंग के साथ मेरे दोस्त। गुड नाइट।